हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग पर। और आज के दिन में मेरे हाथ में जो किताब है दैट इज़ गुलमोहर फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स, और ये इंग्लिश की किताब है। इसका एक पोएम द विंड एंड द मून, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। इसके लेखक हैं जॉर्ज मैकडोनाल्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हो, लेफ़्ट साइड में मैंने आपकी किताब का चैप्टर का पेज दिखाया हुआ है और राइट साइड्स में हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन के पेज पर चलते हैं और फिर हम लोग एक एक करके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का पेज। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में जो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उसकी मीनिंग बता देता हूँ। स्लम्बर्ड, इसका मीनिंग है स्लेप्ट साउंडली, अच्छी नींद से सोना। आई हैव डन फॉर दैट, आई हैव मेड श्योर दैट द मून हैज़ गॉन अवे। ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है इस पोएम में। GIM जी, इसका मीनिंग है सीरियसली। टू ब्लो हर टू स्नफ, टू ब्लो हर टू ए पाउडर, है ना। ऐसे फूंक मारना कि अगला एकदम से पाउडर के जैसा बन करके बिखर जाए। रिवेल्स, REVELS, इसका मीनिंग है लाइवली, नॉइजी, इंजॉयमेंट। ब्लेयर, इट मीन्स मेक एन अनप्लीजेंट या लाउड नॉइज, ऐसी आवाज़ पैदा करना जो कि सुनने में अच्छी ना लगे, उसे हम ब्लेयर बोलेंगे। तो अब हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करना शुरू करते हैं द विंड एंड द मून का। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द विंड एंग्री विद द मून, है ना। ये जो विंड है वो मून के साथ में इतना एंग्री क्यों था। व्हाट इज द थ्रेटनिंग टू, है ना, तो उसने उसे डराने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर है द विंड इज एंग्री विद द मून बिकॉज ही थिंक्स दैट सी इज ऑलवेज कीपिंग ए वॉच ऑन हिम। तो विंड मून के साथ में इसलिए नाराज़ है क्योंकि विंड को लगता रहता है कि मून जो है ना वो हमेशा उसके ऊपर में नज़र रखता है। ही इज़ थ्रेटनिंग टू ब्लो हर आउट ऑफ द स्काई, और विंड उसे वार्निंग दे रहा है कि मैं फूंक मार करके तुम्हें आसमान में उड़ा दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन, इवन दो द विंड ट्राइज टू ब्लो अवे द मून, दिस इज बिकॉज सी इज ट्राइंग टू इरिटेट द विंड और सी इज ट्राइंग टू चैलेंज द विंड बाई प्रूविंग दैट सी इज मोर पावरफुल। तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये पता लगाना है। तो एक्चुअली में इसका सही आंसर है कि सी इज़ इनडिफरेंट टू द विंड एंड अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स एज द प्लीजेस। तो चांद को जब भी जी करता है वो अपना उगता रहता है, डूबता रहता है, उसे विंड की बातों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द विंड ही टुक टू हिज रेवल्स once more, did this feeling last long, why or why not। इसका आंसर है in order to express his glee the wind blew violently all across the world, making loud, shrill and harsh noises while doing so, but this feeling of glee did not last long as the moon slowly reappeared in the sky। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई विंड ने गुस्से में आकर के चांद को उड़ा देने की कोशिश की फूंक मार करके। उसने तो बहुत तेज़ से फूंक मारी और तेज़ी से फूंक मारने से उसकी अलग अलग तरह की आवाज़ें भी निकली फूंकने की, लेकिन ऐसा कुछ करने से कुछ परमानेंटली हुआ नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मून फिर से वहाँ पर धीरे से अपीयर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वी नो दैट द विंड फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू ब्लो आउट द मून। हम लोग जानते हैं कि हवा के लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट था कि वो चांद को ब्लो आउट कर दे, एंड सफ़र्स फिजिकली इन डूइंग सो, फाइंड द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट सोज इट। तो
हम लोग समझ रहे हैं ना कि चांद के लिए ये बड़ा मुश्किल काम था कि मून को ब्लो करके उड़ा दे, और ऐसा करने में उसे तकलीफ़ भी होती है। तो कैसे पता चलता है कि उसे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई? द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट शोज दैट द विंड फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू ब्लो आउट द मून एंड सफ़र्स फिजिकली आर रिटन इन दीज टू लाइन्स। क्या क्या लिखा है? बट इन वेन, मतलब ऐसा करना बेकार हो गया। वाज द पेन, और साथ में उसे दर्द भी हुआ। पेन ऑफ हिज बर्स्टिंग ब्रेन, क्योंकि अब उसका सिर दुख रहा था। उसका सिर, किसका सिर दुख रहा था? विंड का। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट ए मार्वल ऑफ पावर एम आई। है ना, ये बात किसने कहा होगा? विंड ने कहा होगा अपने बारे में, थोड़ा घमंड आ गया होगा ना उसे। व्हाट ए मार्वल ऑफ पावर एम आई इन दिस स्टैंजा, व्हाई डज द विंड थिंक सो हाईली ऑफ हिमसेल्फ। कि इस स्टैंजा में हवा, वो जो विंड है ना, वो अपने बारे में ऐसा क्यों सोचता है? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द विंड व्हेन यू रीड दिस स्टैंजा। और ये स्टैंजा पढ़ करके आपको विंड के बारे में क्या फीलिंग आती है? सो इन दिस स्टैंजा द विंड थिंक्स सो हाईली ऑफ हिमसेल्फ because he believes that he himself blew the moon out of the sky। तो है ना, ऐसा कि इस स्टैंजा में विंड को ऐसा लगता रहता है कि अरे वो तो बहुत पावरफुल है, बहुत माइटी है, और उसने अपनी फूंक मार करके चांद को उड़ा दी। लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में मून फिर से वहाँ पर अपीयर हो जाता है। यूजिंग द पावर ऑफ हिर ब्रीथ। So these thought make us feel that the wind is overconfident of his abilities and is conceited। तो इन सब बातों से ये फील होता है कि वो जो विंड है ना, वो अपनी ताकत को लेकर के थोड़ा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। घमंडी तो है ही, और उसे जितनी ताकत है नहीं, उतनी ज़्यादा वो सोच रहा है अपने बारे में। वाई इज़ द मून अनअवेयर ऑफ वाट द विंड इज़ ट्राइंग टू डू। है ना, तो मून को क्यों नहीं पता चल पा रहा कि भाई आखिर विंड क्या करना चाहता है? इफ़ यू वर द मून एंड यू न्यू व्हाट द विंड वाज अप टू, हाउ वुड यू फील अबाउट हिज बिहेवियर, व्हाट वुड यू डू। कि अगर आप चांद होते तो विंड के बारे में क्या सोचते, कि विंड क्या करने की कोशिश कर रहा है? द मून इज़ अनअवेयर ऑफ व्हाट द विंड हैज़ बीन ट्राइंग टू डू। चांद को पता ही नहीं था कि भाई विंड क्या करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज सी इज़ समवेयर हाई अप एबव इन स्पेस, क्योंकि चांद जो है वो तो स्पेस में विंड से काफ़ी ऊपर है, बहुत ऊपर। एबव द एटमॉस्फेयर होना चाहिए। above the earth's atmosphere where the wind cannot even reach her। है ना, तो चांद तो अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, और एटमॉस्फेयर की लिमिटेशन है, वो हमारी अर्थ के चारों ओर में कुछ 100 किलोमीटर तक है, उसके ऊपर में तो विंड नहीं है। तो यहाँ से अगर विंड जोर लगाता है, ब्लो आउट करता है मून को डिसअपियर करने के लिए, तो ये तो बस उसका इमेजिनेशन है, इल्यूजन है, ओवर कॉन्फिडेंस है ना। वो चांद को किसी भी तरह का कोई हार्म पहुंचा ही नहीं सकता। अब हम लोग यहाँ पर आ गए जहाँ पर हमें पोइट के बारे में थोड़ी सी लाइंस लिखनी है, पोइट का इंट्रोडक्शन बताना है। हु इज़ द पोइट एंड व्हाई ही इज़ फेमस फॉर। सो जॉर्ज मैकडोनल्ड वाज अ स्कॉटिश ऑथर। He was a Scottish author and poet. He was pioneering figure in the field of the modern fantasy literature. He was born in 1824 and died in 1905. In addition to his fairy tales, उन्होंने बहुत सारी परियों की कहानियाँ लिखी हैं। मैकडोनल्ड wrote several works on Christian theology। ओहो, इस बारे में भी लिखा है। Some of his famous book are, उनकी कुछ फेमस किताबों के नाम हैं द प्रिंसेस एंड द गॉबलिन, फैंटस्टेट्स,
द प्रिंसेस एंड द कर्डी, एट द बैक ऑफ द नॉर्थ विंड एंड मैनी मोर। ये सारी उनकी किताबों के नाम हैं। तो इसके साथ ही इस चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स, तो आपसे बाय बाय कहने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। क्या याद दिलाना है भाई? याद दिलाना है मेरे चैनल का नाम न्यू एज कोचिंग। जिन स्टूडेंट्स ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही इसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में। ये सॉल्यूशन कैसा लगा इसके बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जिन और स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के सॉल्यूशन की दिक्कत है उनके साथ में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, है ना। और इंतज़ार करना मेरे अगले वीडियो का। जो अगला वीडियो आपके किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, समरी हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। इट मे बी रिलेटेड विथ जीके फैक्ट्स। किसी साइंटिस्ट की बायोग्राफी हो सकती है या कोई अच्छी सी स्टोरी हो सकती है। मुझे स्टोरी सुनाना भी बहुत पसंद है। सो यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स टू माई न्यू एज कोचिंग चैनल। तो मुझे अपने चैनल पर अगले वीडियो पर आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।